फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग Django के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों ने HTML के पोर्शन को कवर कर लिया और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CSS के पोर्शन को। तो आज ये पहला लेसन है CSS का, जिसमें हम बेसिक सीखेंगे CSS के। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्हाट इज CSS। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली आप HTML फाइल के अंदर HTML टैग्स की मदद से ये तय करते हैं कि पेज में क्या क्या एलिमेंट्स दिखाई देंगे, लेकिन उन एलिमेंट्स के बारे में डेकोरेशन कैसा होगा, यानी उनका कलर कैसा है, फॉन्ट साइज क्या है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, और भी बहुत सारी बातें, ये डेकोरेशन से रिलेटेड बातें होती हैं, ये सब हम तय करते हैं CSS की मदद से। साथ ही इसकी पोजीशन, किसी भी एलिमेंट को पेज पर कहां दिखाना है, ये हम तय करते हैं CSS की मदद से। तो CSS जो है वो HTML एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज हो रही है। तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और इसे भी बनाया है W3 यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने। W3C हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। तो CSS का जो अभी करेंटली वर्जन चल रहा है वो है वर्जन नंबर 3। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसके हिसाब से अभी 2019 में चल रहा है, तो अभी इसका वर्जन नंबर 3 हम लोग यूज करने वाले हैं। आप CSS का पूरा जो कोड है ये आप उसी HTML फाइल में लिख सकते हैं जिसमें आप HTML की कोडिंग कर रहे हैं, या फिर आप एक सेपरेट फाइल में भी लिखना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है, और ये आज के लेसन में हम लोग देखने वाले हैं। पर CSS ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। प्रॉब्लम क्या थी कि एक समय था जब HTML इजाद हुई थी, तब HTML में डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ खास था नहीं, और फिर जब HTML का वर्जन नंबर 3.2 आया, यस HTML वर्जन नंबर 3.2, अभी HTML का वर्जन नंबर 5 चल रहा है, तो HTML 3.2 में कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे फॉन्ट टैग को इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें एक कलर एट्रीब्यूट भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो चीजें थी ये पेज में स्टाइलिंग का काम करने की कोशिश कर रही थी, ये कुछ डेकोरेशन का काम करने की कोशिश करती थी, और HTML के जो प्रोग्रामर्स थे उन लोगों के लिए इस तरह से HTML की कोडिंग करना, जिसमें एलिमेंट क्या क्या हैं ये भी डिसाइड करना है, और साथ ही ये भी डिसाइड करना है कि उसमें डेकोरेशन क्या होगा, स्टाइलिंग कैसी होगी, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा मेसी होने लगी। और धीरे से फिर जब ये प्रॉब्लम रियलाइज हुई तो W3 या बोले वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने CSS को बनाया, और CSS के आ जाने से बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी कि अब पेज में क्या है और कैसा है, इन दोनों बातों को सेपरेट कर दिया गया, जिससे इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान हो गया। और CSS की मदद से पूरी वेबसाइट को एक सिंगल फाइल की मदद से आप चेंज कर सकते हो, यानी पूरा लुक एंड फील आप चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत आसानी से मेंटेन होने वाली चीज हो गई है, और फिर इसमें लिखना भी कम पड़ा, और थोड़ा सा सेपरेशन होने के कारण मेंटेन करना आसान हो गया। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं CSS के सिंटैक्स की। और CSS का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, यानी CSS में जो आप कोडिंग करते हैं वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना होता है सेलेक्टर। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पूरा HTML पेज बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें से एक एलिमेंट है पैराग्राफ, जिसको आप P टैग से बनाते हैं। तो आप CSS में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंपली P, यानी जो HTML में टैग का नाम था जो आप एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, वो बिना एंगुलर ब्रैकेट के आप सीधे टैग का नाम यहां पर लिख देंगे, और उसके बाद फिर करली ब्रैकेट से आप बनाएंगे बॉडी, और इसके अंदर लिखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का डिक्लेरेशन कुछ ऐसा होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, कलर और फिर कोलन लगाया और मैंने लिख दिया ब्लू। तो इसका मतलब ये होगा कि HTML पेज में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबके टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है लिखने का तरीका, आप इसको ध्यान से समझिए कि करली ब्रैकेट के बाहर जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं सेलेक्टर, जो ये बताता है कि किस HTML एलिमेंट या एलिमेंट्स पर ये सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। तो एक साथ आपने सभी पैराग्राफ्स पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी हैं, और यहां पर सभी पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये कितना आसान हो चुका है। अलग अलग पैराग्राफ पे आप प्रॉपर्टी सेट करते हैं, उससे आसान है कि एक बार में आपने बोल दिया। इसी तरीके से और भी कई सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगा सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं, सपोज करो टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैंने कर दिया लेफ्ट। इस तरीके से
हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पर आप एक चीज नोटिस करें, यहाँ पे हर डिक्लेरेशन वाली लाइन के बाद सेमीकोलन जरूर लगाए, और ये बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो प्रॉपर्टी का इफेक्ट नहीं आ पाएगा। एरर एज सच को शो नहीं करता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी का इफेक्ट नहीं आएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या क्यों हो रहा है ऐसा। तो सेमीकोलन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरी बात ये कि जो प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू है उसके बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, बल्कि कोलन है। तो ये भी सिंटेक्स में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं वो सिंबल लगाया जाता है। तो आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कई तरीके से आप यहां पे सेलेक्टर लिख सकते हैं, जिसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां कमेंट कैसे लगाया जाता है। अगर मान लीजिए आप यहां पर कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लगाएंगे। आप लिख सकते हैं स्लैश एस्ट्रिक, और इसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो कमेंट कहलाएगा। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया दिस इज टू चेंज कलर, या दिस इज टू सेट कलर ब्लू, सेट कलर ब्लू, ठीक है। और ये स्टार स्लैश, तो स्लैश स्टार से स्टार्ट करते हुए स्टार स्लैश तक जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको ब्राउजर मानेगा कमेंट, और इसको सीएसएस नहीं मानेगा, वो इसको इग्नोर करने वाला है। तो ये सिर्फ प्रोग्रामर्स की रीडेबिलिटी के लिए होता है। इस तरह से आप कमेंट यहां पर लगा सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेलेक्टर की, क्योंकि इस जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो सेलेक्टर होता है वो 3 तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले आप लिख सकते हैं HTML टैग के द्वारा, जैसे कि मैंने एग्जांपल में अभी बताया था। दूसरा तरीका हो सकता है यहां पर ID एट्रीब्यूट की वैल्यू, और तीसरा तरीका हो सकता है क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब ये ID और क्लास क्या है ये मैं एग्जांपल के थ्रू यहां पर बताने वाला हूं आपको, और ये भी बताने वाला हूं कि CSS की कोडिंग अगर हम पेज के अंदर ही लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे। तो ये मैंने यहां पर एक बेसिक स्केलेटन लिखा हुआ है HTML फाइल में, और इसके अंदर मैं स्टाइल टैग लगा रहा हूं। आप देखिए हेड टैग के अंदर मैंने लगा दिया स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग स्टार्ट के बाद स्टाइल टैग क्लोज, और इसके अंदर जो कुछ लिखूंगा वो कंसीडर होगा CSS का कोड। अब मैं यहां पर कुछ बॉडी के अंदर एलिमेंट्स बना लेता हूं। जैसे मैंने H1 बना लिया, दिस इज अ हेडिंग, और एक पैराग्राफ बना लेता हूं, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं इस पर कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, जो अभी तो फिलहाल मैंने कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है, तो अभी पेज कैसा दिख रहा है जरा उस पर भी गौर करिए। अभी पेज बिल्कुल प्लेन सिंपल ब्लैक कलर से चीजें दिखाई दे रही हैं। अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं, कुछ डेकोरेशन करता हूं। जैसे मैंने H1 के ऊपर प्रॉपर्टी सेट करना चाह रहा हूं, तो मैंने H1 टैग का नाम लिखा है। तो जो 3 तरीके मैंने बताया सेलेक्टर लिखने के, उसमें से ये पहला तरीका है कि अगर मैं सीधे टैग का नाम लिख देता हूं, और कोई एंगुलर ब्रैकेट में नहीं, CSS के अंदर कोई एंगुलर ब्रैकेट नहीं लग रहे हैं, डायरेक्टली H1 आपने लिख लिया है, और H1 के बाद फिर करली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया, सपोज करिए कलर ग्रीन, ओके, दैट्स इट। आप एक से ज्यादा लाइंस भी लिख सकते थे, पर अभी समझाने के लिए इतना सफिशिएंट होगा। ये देखिए ग्रीन कलर से ये पूरी हेडिंग आ चुकी है, और जितने भी H1 में अगर बनाता हूं सबकी हेडिंग ग्रीन कलर से हो जाती। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कुछ और भी हेडिंग्स लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद मैंने एक और हेडिंग लिख दी, एक और हेडिंग लिख दी। इसको मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए हेडिंग 1, इसको बोल देता हूं हेडिंग 2, इसको बोल देता हूं हेडिंग 3। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर मुझे प्रॉपर्टी एक ही बार सेट करनी पड़ी, पर तीनों ही हेडिंग्स का कलर ग्रीन हो चुका है। ये कितना आसान हो गया। लेकिन हो सकता है कई बार आप ऐसा ना चाहें। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक हेडिंग को ही आप ग्रीन कलर का करना चाहते हैं, तो जैसे मैं ये पहली वाली जो हेडिंग है सिर्फ इसका कलर ग्रीन करना चाहता हूं, बाकी सारी हेडिंग का कलर ग्रीन नहीं करना चाहता हूं, तो ये कैसे पॉसिबल है। मैं इसका ID एट्रीब्यूट सेट करूंगा। ध्यान रखिए सभी HTML एलिमेंट में ये एक स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट है जो आप लगा सकते हैं, जिससे उस एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आप प्रोवाइड कर दें, जिससे कि हम उस एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। कहां? CSS में या जावास्क्रिप्ट में। तो यहां पर मैं लिखता हूं ID, और ID की वैल्यू के रूप में मैं कुछ लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिख दिया हेडिंग 1। आप कुछ और भी नाम लिख सकते थे, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये हो गई हेडिंग। अभी क्या होता है ना कि आपने 3 H1 एलिमेंट इस पेज पर बनाए हुए हैं, लेकिन
अगर मैं कहूं कि ऐसा कौन सा HTML एलिमेंट है जिसके आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू हेडिंग 1 है, तो आपको पूरे पेज में एक ही ऐसा एलिमेंट मिल रहा है। यस, यूजुअली हम यही करेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक HTML फाइल में आप जितने भी HTML एलिमेंट्स बना रहे हैं उन सभी की जो आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने सबके आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू रखी हो, लेकिन जिस जिसके आपने आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू रखी हो, किसी भी दो एलिमेंट के आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका मतलब आईडी की वैल्यू यूनिक होगी। अब मैं यहां पर h1 ना लिखकर अगर लिख देता हूं हेडिंग 1, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि केवल उस HTML एलिमेंट पे जिसकी आईडी की वैल्यू हेडिंग 1 है उस पर यह प्रॉपर्टी अप्लाई हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हेडिंग 1 को वो कहता है कि ये कोई टैग का नाम नहीं है। हम कह रहे हैं हाँ ये टैग का नाम नहीं है, हेडिंग 1 तो एट्रीब्यूट की वैल्यू है, एक आईडी नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ये कोई टैग नहीं है। तो CSS ये कहती है कि नहीं, ऐसे पता नहीं चलेगा। अगर आप डायरेक्टली लिख रहे हैं तो इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि आप टैग नेम लिखना चाह रहे हैं और ये कोई वैलिड टैग नेम नहीं है। तो अगर आप आईडी की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हमेशा प्रीफिक्स करिए हैश। ये हैश ये चीज बता रहा है कि आप आईडी की वैल्यू लिख रहे हैं। तो अब जिस भी HTML एलिमेंट के आईडी की वैल्यू हेडिंग 1 होगी उस पर यह प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। मैं इसको चला के आपको एक बार बता देता हूं। ये देखिए, केवल हेडिंग 1 जो दिस इज अ हेडिंग 1 लिखा हुआ है उसी को ग्रीन कलर मिला है, बाकी सब डिफॉल्ट ब्लैक कलर से ही दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये आईडी का मतलब भी समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूं कि क्लास एट्रीब्यूट का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं आईडी के साथ साथ आप चाहो तो क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू भी सेट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपको किसी एलिमेंट पर केवल आईडी ही सेट करना है या केवल क्लास ही सेट करना है, दोनों सेट करें या एक भी सेट ना करें, वो आपकी मर्जी है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जब आपको मल्टीपल HTML एलिमेंट्स पर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी सेट करनी होती है तो उन एलिमेंट्स का आप एक ग्रुप बना सकते हैं और वो क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू के रूप में बन सकता है। हमें करना ये होगा कि जिन HTML एलिमेंट का एक सिंगल ग्रुप बनाना है जिसपे हम उन पर एक बार में कॉमनली प्रॉपर्टी सेट कर सकें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 इसका मैंने नाम रख लिया है। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप जहां मैंने हेडिंग 1 लिखा हुआ है CSS में, अगर यहां कोई टैग का नाम लिखता जैसे कि P, तो जितने भी पैराग्राफ होते सब पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती, लेकिन वो सब पैराग्राफ ही होते। यहां पर मैं कह रहा हूं कि कुछ अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, एक पैराग्राफ है, एक हेडिंग है, कुछ और है, तो भी आप उनको एक सिंगल ग्रुप में बना सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर कर रहा हूं ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 जिन जिन एलिमेंट्स का क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है उन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है तो एक H1 एलिमेंट हो गया, दूसरा पैराग्राफ एलिमेंट हो गया, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि उनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सेम है और इसीलिए जो प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है वो इन दोनों पे होगी। लेकिन वेट अ मिनट, आपने यहां लिखा है डायरेक्टली ग्रुप 1, तो CSS ये मानेगा कि ये कोई टैग नेम है, बट ये कोई वैलिड टैग नेम नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि नहीं ये टैग नेम नहीं, ये क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो आपको इसके पहले लगाना पड़ेगा डॉट। डॉट अगर प्रीफिक्स है तो वो क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है, हैश अगर प्रीफिक्स है तो वो आईडी की वैल्यू है। तो क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू मल्टीपल HTML एलिमेंट्स में सेम हो सकती है, जबकि आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू अलग अलग HTML एलिमेंट में अलग अलग ही होगी। तो अब मैं इसको एक बार चला के बताता हूं। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर ये पैराग्राफ का भी हो गया है और इस पहली वाली हेडिंग का भी हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग सेलेक्टर लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम HTML फाइल के ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं, यानी क्या क्या तरीके हैं। तो मैं आपको बताऊं इसके 3 तरीके होते हैं। यस, 3 तरीके होते हैं। मैं एक एक करके आपको तीनों तरीके बताता हूं। हम बोलते हैं वेज टू इंसर्ट CSS। तो कितने तरीके से हम CSS कोड लिख सकते हैं। पहला तरीका एक्सटर्नल स्टाइल शीट, दूसरा तरीका इंटरनल स्टाइल शीट, तीसरा तरीका इनलाइन स्टाइल। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक्सटर्नल स्टाइल शीट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मतलब यह है कि हम CSS का कोड HTML फाइल में ना लिखकर बाहर लिख रहे हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर
हमने अपनी home.html फाइल को सेव किया हुआ है। ये मेरे कंप्यूटर में F ड्राइव के अंदर एग्जाम्पल्स फोल्डर के अंदर है। यहीं पर मैंने ये सोचा कि एक और फाइल बनाकर सेव कर लेता हूं, जैसे कि CSS फाइल में बना रहा हूं। ये सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और यहां पर मैंने इसका नाम लिख लिया mystyle.css। ठीक है, ये बन गई हमारी CSS फाइल और इसको भी ओपन कर लेता हूं मैं नोटपैड++ पे। ये देखिए मैंने नोटपैड++ पे ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, CSS की पूरी जो कोडिंग है वो यहां लिख देता हूं और यहां पर जब आप लिख रहे हैं तो आपको स्टाइल टैग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे यहां पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं H1 पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, मैंने कहा कलर इसका हो जाए मरून। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लगा दी है ये सभी H1 पर एप्लीकेबल हो जाएगी। और ये जो HTML फाइल है इसके अंदर से मैं ये स्टाइल टैग हटा रहा हूं, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी ये जो CSS फाइल है वो अलग है और HTML फाइल अलग है। तो CSS फाइल में जो प्रॉपर्टीज के डिक्लेरेशन है वो इस HTML फाइल के एलिमेंट्स पर क्यों एप्लीकेबल होंगे? वो इसलिए एप्लीकेबल होंगे क्योंकि हमने HTML फाइल के अंदर लिंक टैग, जो कि हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, एम्प्टी टैग है मतलब जिसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं होता, उसको बोलते हैं एम्प्टी टैग है। तो ये एक एम्प्टी टैग है जिसमें हम लोग एक एट्रीब्यूट लिखते हैं rel, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं स्टाइल शीट, और दूसरा एट्रीब्यूट है href की वैल्यू होती है हमारी उस CSS फाइल का पूरा पाथ। अब क्योंकि करंट फोल्डर में है तो सीधे सीधे मैं फाइल का नाम लिख सकता हूं mystyle.css। ऐसा कर दिया। अब क्या हो गया, ये लिंकिंग हो गई है इस HTML फाइल के उस CSS फाइल से। यानी HTML फाइल को जब ब्राउजर पढ़ेगा तो इस लिंक टैग को देखेगा और इससे उसे पता चल जाएगा कि एक CSS फाइल है mystyle.css जिसमें लिखी प्रॉपर्टीज इस HTML फाइल के एलिमेंट पर एप्लीकेबल है। तो ये कितना इजी हो गया। सोच के देखिए कि जो मैंने CSS फाइल बनाई है वो एक ही बनाई है और मेरी पूरी वेबसाइट में 100 वेब पेजेस हैं, 100 HTML फाइल्स हैं। अब हर एक HTML फाइल पर मुझे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज सेट करनी है तो मैं एक ही CSS फाइल बनाता हूं और लिंक टैग मैं हर HTML फाइल में इसी तरीके से लिख देता हूं जैसे अभी मैंने लिख के बताया। तो होगा ये कि इन सभी HTML फाइल में ये CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। तो कल को अगर मुझे पूरी वेबसाइट के लुक एंड फील को चेंज करना है तो मुझे सिर्फ एक CSS फाइल में चेंजेस करना है और पूरी वेबसाइट का लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। मुझे इंडिविजुअली काम करने की जरूरत नहीं। और जब कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है कि पूरी वेबसाइट के सभी ज्यादातर पेजेस पर एक जैसी कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो वहां पर आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इस्तेमाल करिए। चलिए मैं इसको एक बार रन करके आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से मरून कलर हो गया है। ये देखिए तीनों में कलर मरून हो गया है। ओके, तो ये हो गया पहला तरीका जिसमें कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात कर रहे थे। आप चाहें तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के साथ साथ इंटरनल स्टाइल शीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट वही है जो अभी मैंने आपको बताया था, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग आप HTML फाइल के अंदर ही लिख देते हैं। यानी कि अगर आप CSS कोड को एक अलग फाइल में नहीं लिखना चाहते, वो HTML फाइल के अंदर ही लिखना चाहते हैं तो आप हेड टैग के अंदर लगाइए स्टाइल टैग और स्टाइल टैग के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे, जैसे कि मैं पैराग्राफ पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। पैराग्राफ पे मैंने प्रॉपर्टी क्या लगा दी, मैंने लगा दी सपोज करो फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू कर देता हूं 20 पिक्सल, तो फॉन्ट थोड़े से बड़े हो जाएंगे। ये पैराग्राफ के फॉन्ट की बात हो रही है तो ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी है इस HTML फाइल पे। अब इसकी जरूरत क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं और मैं सभी पर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज लगाना चाह रहा हूं तो मैं एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट के यूज करूंगा, एक अलग CSS फाइल बनाऊंगा, उसमें कोडिंग करूंगा तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगी। लिंक टैग सब में दिए होंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं जो मैं एक पर्टिकुलर पेज पर ही अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट नहीं बनाऊंगा बल्कि उसी HTML फाइल के अंदर स्टाइल टैग लगाकर और मैं ये प्रॉपर्टी सेट करूंगा। तो हो सकता है कि यही पेज हो जिसमें पैराग्राफ के फॉन्ट का साइज आप 20 पिक्सल चाहते हो, अदरवाइज बाकी सब में ऐसा नहीं है। तो अभी देखेंगे आप, मैंने इसको लिख दिया है और अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं। आप देखिए यहां पर फॉन्ट का जो साइज है वो इंक्रीज होकर 20 पिक्सल हो गया है सिर्फ पैराग्राफ का। तो ये था इंटरनल स्टाइल शीट। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इनलाइन स्टाइल की। इनलाइन स्टाइल क्या है, जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा H1 दूसरा वाला और हेडिंग 2 को मैं कुछ प्रॉपर्टी सेट कराना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहीं पर एट्रीब्यूट के रूप में स्टाइल लिख सकता हूं। यस, HTML एट्रीब्यूट भी होता है स्टाइल नाम का और उसमें भी CSS प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी HTML एलिमेंट पर एप्लीकेबल होगी, बाकी H1 पर इसका कोई असर नहीं होगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कलर और कलर कर देता हूं ब्लू, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने
CSS प्रॉपर्टी ही लिख दी। अगर आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी लिखना चाहते हैं, सेमीकोलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी लिख दीजिए, फिर सेमीकोलन, फिर तीसरी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अभी मैं इसको सेव करके और अब रिफ्रेश करके बता रहा हूं। आप देख सकते हैं कि हेडिंग 2 जो है वो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको जो मैंने समझाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अभी CSS में काफी कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि प्रॉपर्टीज का जिक्र तो आज किया ही नहीं है। प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट